नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि लेड एसिड सेल में दोष कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जब प्राइमरी सेलों का अध्ययन किया था, मैंने आपको अध्ययन करवाया था, तब उसमें भी दोष थे। कौन कौन से थे? उसमें भी दो दोष थे। एक तो था स्थानीय क्रिया और एक ध्रुवीय साधन दोष थे। वो दोष कैसे उत्पन्न हुए और उनका निवारण कैसे किया। तो प्राइमरी सेलों के दोष पढ़ने के बाद जब आप सेकेंडरी सेलों का अध्ययन कर रहे हो तो इन दोष के ऊपर, इन एरर के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना बनी रहती है। अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, और क्वेश्चन आ भी चुके हैं, आप किसी कंपटीशन पेपर को खोल के देखोगे तो आपको लगभग एक दो क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सेल एंड बैटरी का चैप्टर है ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि इसी एक चैप्टर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। न्यूमेरिकल समेत आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैं इनको बारीकी से धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ कि आपके 2-3 नंबर तो अवश्य हो जाए। क्योंकि अभी नियरेस्ट टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम आ रही है, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो उस तैयारी में आज की इस वीडियो में अपन लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी के दोष जरूर देखेंगे। अब दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, समाधान क्या है, पूरी बातें देखेंगे। तो क्या है लेड एसिड बैटरी में दोष? एरर देखेंगे। एरर ऑफ लेड एसिड सेल, सीसा संचायक सेल में दोष या सीसा अम्ल सेल में दोष कौन कौन से होते हैं, या लेड एसिड सेल में दोष कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो मूल रूप से 4 ही एरर होते हैं, 4 ही डिफेक्ट होते हैं। अब 4 के बाद और यदि कुल मिला के छोटे मोटे देखेंगे तो 6 मिल जाएंगे आपको, लेकिन मूल रूप से 4 ही होते हैं। चारों के बाद उनमें से ही कुछ क्रिएट होकर और 2 और हो जाते हैं। अब वो क्रिएट कैसे होंगे आपको बताऊंगा। 2 कौन कौन से एक्स्ट्रा होंगे वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला दोष आपको कौन सा मिलेगा? सेडिमेंटेशन दोष मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको बकलिंग, सल्फेशन और कोरोजन। 4 दोष इंपॉर्टेंट है और अपने आप में इंपॉर्टेंट होने के नाते इन चारों में से ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये दोष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला दोष देखेंगे सेडिमेंटेशन। ये देखेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दोष देखेंगे। अब सेडिमेंटेशन दोष सबसे पहले ये देखना है कि उत्पन्न कैसे होता है, फिर उसके बाद में देखेंगे बकलिंग। अब आप लोग इतना जानते हो कि लेड एसिड सेल की प्लेट किसकी बनी होती है। मैंने आपको पहले बताया था लेड एसिड सेल की प्लेट रेड लेड की बनी होती है। ठीक है ना, रेड लेड की बनी होती है। मूल रूप से रेड लेड पदार्थ होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैंने वर्किंग पढ़ाई है और इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है। रेड लेड की मूल पदार्थ रेड लेड का होता है। H2SO4 जो विलीन होता है वो बैटरी में डालने के बाद वो PbSO4 की लेड सल्फेट की बन जाते हैं। मतलब कि H2SO4 डालने के बाद वो जो लेड होता है वो H2SO4 से क्रिया करेगा, फिर ये लेड सल्फेट की बन जाती हैं। तो मूल रूप से पदार्थ होता है कि ये रेड लेड की ठोस धातु की नहीं, ठोस नहीं होती है, लुगदी को तैयार करके बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बनाएंगे। फोरे टाइप प्लेट, एक होती है आपकी प्लांटी प्लेट। मैंने बताया कि प्लांटी प्लेट प्रयोग नहीं करते हैं, फोरे टाइप प्लेट प्रयोग करते हैं। फोरे टाइप प्लेट में आपको बताइए लुगदी की तरह जालीनुमा, शीशे की जालीनुमा एक आकार होता है, उसमें डालकर और लुगदी को दबाकर, प्रेशर के साथ दबाकर उनको बनाया जाता है। इसका मतलब ये लुगदी से बनी होती है, रेड लेड की लुगदी से बनी होती है। तो कह सकते हैं लेड एसिड सेल की प्लेट ठोस धातु की न होकर रेड लेड या फिर रेड लेड की लुगदी की बनी होती है, PbO4 की बनी होती है। ये तो था इसकी संरचना। अब इनका अध्ययन क्यों किया? ये है कि रासायनिक क्रिया जब होगी, रासायनिक क्रिया कब होगी, आप लोगों ने देख लिया वर्किंग में। रासायनिक क्रिया 2 प्रकार से होगी। मैंने पहले इसकी वर्किंग जो पढ़ाई थी वीडियो में उसको बताया था। एक होती है चार्जिंग क्रिया, एक होती है डिस्चार्जिंग क्रिया। दोनों ही क्रिया में रासायनिक क्रिया होती है। अब रासायनिक क्रिया होगी तो बैटरी की प्लेट, मैंने आपको ठोस धातु की होती, ठोस की होती, तो उनका कुछ भाग नीचे नहीं चढ़ता। इसलिए वो लुगदी की बनी होती हैं। लुगदी की बनी होने के कारण
और उनका कुछ भाग नीचे गिरना शुरू हो जाता है। झड़ना शुरू क्रिया के दौरान होगा। अब क्रिया होगी तो उसके दौरान उसका कुछ भाग नीचे जाएगा और झड़ के नीचे जाएगा। तो मैं आपको बताया कि इसका कंटेनर होता है, कंटेनर में नीचे सेडिमेंटस होते हैं, तलछट कक्ष होते हैं। आपको मैंने बताया था तलछट कक्ष, सेडिमेंटस उसमें ये कंटेनर होते हैं, यहाँ कुछ कक्ष बने होते हैं। मैंने आपको तलछट कक्ष, यहाँ प्लेट होती हैं। अब ये प्लेट झड़ना शुरू हो जाएंगी, तो वो टुकड़े झड़कर यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ आएंगे, देखो यहाँ ये दो क्या होगा, अब क्यों आएंगी ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखना है इसमें क्या लिख सकते हैं कि लेड एसिड सेल की प्लेट किसकी होती है, ये आपको मिलेंगी रेड लेड की मिलेंगी, रेड लेड की मिलती है। मतलब कि Pb3O4 की बनी होती है, O4 की लुगदी की बनी होती है, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो और आपको ध्यान भी है, बनी होती है। चलो ये तो बात आज की। अब उसके बाद क्या होगा, जब क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी, कौन सी होगी, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया कैसे होगी, चार्जिंग के दौरान होगी, आवेशन करेंगे तो रासायनिक क्रिया होगी, और डिस्चार्जिंग के दौरान होगी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान क्रिया होती है तो प्लेट का कुछ भाग नीचे गिरना, कुछ भाग नीचे गिरना ही ये दोष कहलाता है, क्योंकि ये होगी तो झड़ना शुरू हो जाएगी साइड में से। अब क्यों झड़ेगी, ये झड़ने का कारण है कि सेडिमेंटेशन दोष क्यों होता है, अधिक धारा और अधिक तापमान के कारण। यदि धारा अधिक होगी, चाहे डिस्चार्जिंग हो और चाहे वो चार्जिंग हो, अधिक धारा होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बैटरी का या सेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो ये दोष उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। एक आता है, एक होता है जल के विद्युत विच्छेदन के कारण। पानी यदि डिस्टिल वाटर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। समझ गए, डिस्टिल वाटर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो आपके तीन कारण होंगे, अधिक धारा होगी, चाहे वो डिस्चार्जिंग हो चाहे वो चार्जिंग हो, तो सेडिमेंटेशन दोष दूर होगा, ये सेडिमेंटेशन दोष होगा। उसके बाद यदि टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तापमान बैटरी का अधिक हो जाता है, तो ये दोष होगा, गर्म होने से प्लेट झड़ना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आती है, यदि आप डिस्टिल वाटर प्रयोग नहीं करोगे तो ये दोष होगा। लिख लेना किस कारण होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होगा, प्लेट का नीचे झड़ना, प्लेट का नीचे गिरना या झड़ना, सेडिमेंटेशन होता है। कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन। इसको सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं, इसको कहते हैं। अब क्यों होगा ये आप लोग जानते हो, अधिक धारा के कारण ये दोष होता है, अधिक तापमान के कारण होता है। दो कारण, अधिक धारा के कारण होगा, अधिक तापमान के कारण होगा, और यदि आसुत जल प्रयोग नहीं करते हैं तो होता है, आसुत जल के प्रयोग नहीं करने से होता है। तीन कारण उत्पन्न होते हैं सेडिमेंटेशन के, समझ गए, और प्लेट झड़ना शुरू हो जाती है। तो इससे होगा क्या, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और वोल्टेज कम हो जाते हैं, समझ गए। और यदि यहाँ झड़ के नीचे गिरने शुरू हो जाए तो यहाँ बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाए तो नेगेटिव, क्योंकि पूरा तलछट भर जाएगा इसका, तो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आपस में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। तो बैटरी में होगा क्या, ये दोष उत्पन्न होने से बैटरी में क्या होगा, ये देखना जरूरी है कि होगा क्या, तब आपको समझ में आएगा। ये होगा, लाइफ कम हो जाएगी, किसकी, बैटरी की, सेल की लाइफ कम होती है, घट जाएगी, डिक्रीज होती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, वोल्टेज क्या होगा, कम होंगे, वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, और बैटरी की प्लेट शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। याद रखना, बैटरी की प्लेटें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना किस दोष से होती है, सेडिमेंटेशन से होती है। बकलिंग से होगी, उसका भी इलाज करेंगे, बकलिंग से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये तो था इसका दोष के कारण, और दोष क्यों होता है, दोष होने से क्या होगा। लेकिन अब ये देखिए इसका निवारण क्या कर सकते हैं, निवारण की देखा जाए तो दोष की पहचान कैसे की, बैटरी की प्लेट झड़ना शुरू होंगे, सेडिमेंटेशन कहलाता है।
बैटरी की प्लेटों का झटना सेडिमेंटेशन कहलाता है। सबसे पहले हिदायत दी जाती है कि ये दोष उत्पन्न ही न हो, ये दोष न हो या कम से कम हो तो आसुत जल का प्रयोग करना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करना चाहिए, सामान्य वाटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले हिदायत दी जाती है। क्या होगा? आसुत जल। आसुत जल को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्य साधारण पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का क्या होगा, इसमें जल का विच्छेदन होगा, जल के विद्युत विच्छेदन होगा और ये दोष उत्पन्न होगा। जल का विद्युत विच्छेदन यहाँ नहीं होता है, इसलिए में दोष कम हो जाता है। और यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो बैटरी को दूसरी हिदायत ये दी जाती है कि बैटरी को समय समय पर खोल कर साफ करते रहना चाहिए, बस, और कोई हिदायत नहीं दी जाती है। तो ये तो था आपका पहला दोष, कौन सा? सेडिमेंटेशन, प्लेट का गिरना सेडिमेंटेशन कहलाता है। निवारण आसुत जल का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है दूसरा दोष कौन सा होगा। दूसरे दोष के बारे में आपको बताता हूं। देखो, और दोस्तों दोष अपने आप में इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया था, इन दोष के ऊपर, इन एरर के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य सपने के लगभग 90% संभावना बनी रहती है। 100% तो नहीं, 90% सपने की संभावना बनी रहती है। दूसरा दोष आता अपना बकलिंग। बकलिंग आता। अब बकलिंग दोष क्यों होता है? आपको कारण, निवारण और होगा क्या, तीन ही पूछा। ये दोष उत्पन्न होने से सेल में क्या होगा, होता क्यों है और निवारण कैसे करेंगे, आपको तीन ही चीज पढ़नी चाहिए इसमें। अब आपको बताता हूं इस दोष की पहचान कैसे होती है, क्या होता है दोष से। तो ये दोष उत्पन्न होगा, प्लेट का मुड़ जाना, प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जैसे आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं। जैसे कंटेनर लिया, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहाँ सेपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेटर होते हैं बीच में। मैंने आपको बताया सेपरेटर होते हैं बीच में, और ये हो गया। अब क्या होगा, ये प्लेटें हैं ना, ये प्लेट यहाँ से क्या होगी, ये प्लेट सीधी ऐसे 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 ऐसी मुड़ जाएगी। ये प्लेट ऐसे ऐसे मुड़ने की संभावना बनी रहती है। इनकी प्लेट मुड़ जाती हैं तो क्या कहेंगे, बकलिंग दोष हो जाता है। ये होंगे, और ये आपके क्या है, ये सेपरेटर हैं। तो प्लेटें का मुड़ना, प्लेटों का टेढ़ा मेढ़ा होना बकलिंग दोष कहलाता है। अब आपको ये देखना है कि ये क्यों मुड़ जाती हैं, इनका मुड़ने का कारण क्या है, टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण क्या है, और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी तो होगा क्या बेस सेल में, ये भी देखना जरूरी है आप लोगों को। तब जाके कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों ने दोष पढ़े हैं और आपको समझ में है और आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। अब आपको ये देखना है। अब ये बताऊं कि ये दोष क्यों होता है, इसके कारण की बात करें। सबसे पहला बकलिंग होगा प्लेट का मुड़ जाना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये तो इसकी पहचान है। क्यों होगा, कारण क्या है इसका, कारण देखना जरूरी है। कारण एक ही होता है, बैटरी को अधिक धारा की दर से चार्ज करना और बैटरी को अधिक धारा की दर से डिस्चार्ज करना, तो ये प्लेट मुड़ सकते हैं। मतलब कि इनकी कैपेसिटी से आवश्यकता से अधिक यदि चार्ज करोगे तो मुड़ जाएंगी, और आवश्यकता से अधिक इसको डिस्चार्ज करोगे तो भी मुड़ जाएंगी। तो लिख सकते हैं बैटरी को अधिक धारा की दर से चार्ज व डिस्चार्ज करना, ये इसका कारण होता है। किसका? इस बकलिंग दोष का। ये तो पहचान थी और ये बकलिंग दोष का कारण है। अब आपको ये देखना है कि इस कारण से क्या होगा। इस कारण से क्या होगा, प्लेट आपस में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होंगी, सीधी प्लेट होती हैं तो सही चलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी का माना ये प्लेट भी इधर मुड़ गई, ये प्लेट भी इधर आ गई, तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ही मैंने आपको लिखाया था, कंटेनर पढ़ाया था, संरचना पढ़ाई थी, तब बताया था कि बीच में सेपरेटर लगाए जाते हैं। सेपरेटर क्या करते हैं, प्लेट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। जब बकलिंग दोष उत्पन्न होता है तो सेपरेटर ही काम आते हैं। सेपरेटर कब काम करेंगे, बीच में प्लेट के बीच में यहाँ इधर प्लेट होगी, इधर प्लेट होगी, इधर प्लेट होगी, इधर बीच में सेपरेटर होते हैं, हार्ड रबड़ के होते हैं, फाइबर के हो सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया था। अब ये कब काम आते हैं, प्लेट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए सेपरेटर ही प्रयोग किए जाते हैं, सेपरेटर ही काम आते हैं। समझ गए, ये तो था आपका बकलिंग दोष। अब इस दोष का निवारण क्या है, निवारण देखना जरूरी है। कारण आपने देख लिए, होगा क्या, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना, क्या होगा, प्लेटें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी, इसलिए सेपरेटर लगाए जाते हैं। अब इसका निवारण क्या है, बैटरी को अधिक धारा की दर से न तो चार्ज, अधिक धारा लिखे यहाँ है, अधिक धारा की दर से न तो चार्ज करना चाहिए और न डिस्चार्ज करना चाहिए। तो
कितनी धारा पर डिस्चार्ज करना चाहिए और कितनी धारा के दर पे इसको चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। तो देखो, चार्ज की यदि बात करें, लिख लेना, निवारण में चार्ज 6 एम्पियर से अधिक धारा की दर से चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर की धारा की दर से 25 एम्पियर धारा की दर से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इसको नहीं करना चाहिए, ये आपका निवारण होता है। तो ये आपके 2 दोष हो गए, ठीक है। और यदि ये दोष उत्पन्न हो जाता है तो क्या करें? क्या प्लेटें सीधी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो रेड लेड की, PbSO4 की या लेड सल्फेट की लुगदी की बनी होती हैं, तो वो सीधी नहीं होंगी। प्लेट को बदल देना, दोष उत्पन्न होने के बाद क्या करना चाहिए? प्लेटों को बदल देना चाहिए। यही सबसे बढ़िया निवारण है। अब आपको दिखाता हूँ सल्फेशन दोष क्या होता है। कौन सा होगा? सल्फेशन दोष। क्या होगा? सल्फेशन दोष होता है। अब सल्फेशन दोष में क्या होगा, ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। सल्फेशन दोष में क्या होगा? प्लेट की जो, जैसे कि हमारे को प्लेट, कोई बैटरी है, सेल है, और आपने काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की जो प्लेट है, उन प्लेटों पर लेड सल्फेट की तह जम जाती है। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ है, उसको यदि काम में नहीं लेते, पड़ी रहती है, तो धूल मिट्टी जम जाती है उसके ऊपर। उसी प्रकार ये सेल भी आता है। यदि इस सेल को आप काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं करोगे, जैसे चार्ज करके छोड़ दिया, डिस्चार्ज नहीं किया, और डिस्चार्ज करके छोड़ दिया, चार्ज नहीं किया आप लोगों ने, या आप बैटरी चार्ज कर काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दिया, तो कुछ जमेगी। अपने बाहर भी कोई चीज़ छोड़ते हैं, कोई वस्तु छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी की परत जम जाती है, गर्द जम जाती है। उसी प्रकार इसके ऊपर भी कुछ लेड सल्फेट जम जाता है। तो क्या कर सकते हैं? सल्फेशन कैसे होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर लेड सल्फेट के तह जम जाना सल्फेशन दोष कहलाता है। कौन से? पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट व ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट पर लेड सल्फेट की तह जम जाना क्या होगा? सल्फेशन दोष कहलाता है। समझ गए? अब कारण क्या है? कारण क्या होगा इसका? कारण क्यों ये दोष उत्पन्न होता है? क्या कारण है, या कारण क्या है दोष उत्पन्न क्यों होता है? बैटरी को अधिक समय तक चार्ज नहीं करना और डिस्चार्ज नहीं करना। क्योंकि अधिक समय तक चार्ज रखोगे, डिस्चार्ज नहीं किया, तो हो सकता है बैटरी को लंबे समय तक यूज नहीं करना सल्फेशन दोष उत्पन्न होने का कारण होता है। सबसे अधिक बात है, सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि बैटरी को लंबे समय तक यूज नहीं करना, क्योंकि चार्ज भी नहीं करना और डिस्चार्ज नहीं करना। इसमें बैटरी को लंबे समय तक चार्ज व डिस्चार्ज नहीं करना या चार्ज व डिस्चार्ज रखने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं कारण में, बैटरी को लंबे समय तक चार्ज व डिस्चार्ज न करना या लंबे समय तक चार्ज व डिस्चार्ज रखना सल्फेशन दोष का कारण होता है। बात ये आती है, अब इससे क्या होगा? बैटरी कार्य करना बंद कर देगी। आपको बैटरी लेड सल्फेट के तह जम जाएगी, तो क्या होगा? लेड सल्फेट के तह जमते ही बैटरी में रासायनिक क्रिया बंद हो जाएगी, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो क्या होगा? आपको ईएमएफ मिलना बंद हो जाएगा, बैटरी कार्य करना बंद कर देगी। तो फिर इसको कैसे, इस दोष को कैसे रोका जा सकता है या किस प्रकार दूर किया जा सकता है, वो भी देखना अनिवार्य है। तो बैटरी ये दोष उत्पन्न हो जाता है, माना कि आपने लंबे समय तक बैटरी को छोड़ा, चार्ज डिस्चार्ज नहीं किया, चार्ज करके छोड़ दिया, डिस्चार्ज नहीं किया लंबे समय तक, तो उससे लेड सल्फेट की तह जम जाएगी, परत जम जाएगी इसके ऊपर। तो परत तो हटा नहीं सकते अपन, कोई बैटरी खोल नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? दोष उत्पन्न होने पर बैटरी को बहुत निम्न मान की धारा पर चार्ज व डिस्चार्ज या उसको चार्ज करना चाहिए। निम्न मान की धारा पर उसको चार्ज करना समय तक, लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए। तो निवारण क्या लिखते हैं? ये दोष उत्पन्न होने पर बैटरी को निम्न विद्युत धारा की दर से लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए, निम्न विद्युत धारा की दर से,
और ये जो निम्न विद्युत धारा की दर से आप चार्ज करोगे उसको कहते हैं ट्रिकल चार्ज। क्या कहेंगे? ट्रिकल चार्ज। तो बैटरी को ट्रिकल चार्ज करना चाहिए। बैटरी को क्या कहेंगे? ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्ज करना चाहिए। और ट्रिकल चार्ज किसे कहते हैं? बैटरी को निम्न विद्युत धारा की दर से चार्ज, उसको कहते हैं ट्रिकल चार्ज। एक आपका दोष ये आता है। अब एक दोष और आता है, कौन सा आता है? कोरोजन। अगला दोष क्या रहेगा? कोरोजन दोष आता है। अब कोरोजन दोष कहते हो कैसे होता है? देखो, प्रत्येक चीजें लिखो, क्यों होता है, क्या होगा, क्या करना चाहिए। अब बैटरी के बारे में पढ़ चुके हो, वर्किंग देख लोगे आप लोगों ने, उसकी संरचना देख ली, तो फिर बच क्या गया? बैटरी का कार्य सिद्धांत देख लिया, तो अब तो यह था कि बैटरी का कार्य सिद्धांत रासायनिक क्रिया के बाद कंडीशन क्या होगी। अब कोरोजन दोष कैसे आता है? आप लोगों ने कभी बैटरी देखी होगी, बैटरी में देखा होगा कि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उस पर नीली और सफेद रंग की परत, एक पपड़ी मतलब पपड़ी एक परत जम जाती है, जिससे क्या कि भारी परिपथ का इलेक्ट्रोड भारी परिपथ का उस टर्मिनल से संपर्क नहीं हो पाता है और करंट वोल्टेज आपको नहीं मिलता। जैसे आप लोगों ने देखा कि जैसे अपने मोटर गाड़ी बैटरी आती है तो कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है, और आप बैटरी की टर्मिनल को जाके छेड़ते हो, ऐसे घुमाते हो, तो क्या होता है? वो कोरोजन, वो जो परत जमी थी वो हट जाएगी और टर्मिनल का संपर्क हो जाएगा, तो क्या होगा? मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो वही कंडीशन आती है। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के जो टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनलों पर वायुमंडल की नमी और इलेक्ट्रोलाइट के छटकने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट भार आकर यदि उनके ऊपर लग जाता है छटकने, तो तांबे व लेड के ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, सफेद नीली परत जम जाती है। क्या होगा? इस दोष को क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव प्लेट व नेगेटिव प्लेट के टर्मिनल पर तांबे व लेड के ऑक्साइड की नीली व सफेद परत जमना कौन सा दोष कहलाता है? कोरोजन दोष कहलाता है। पतली परत जमना, ठीक है ना, पतली पतली परत जम जाती है, उसको कहेंगे कोरोजन। अब होता क्या हो कोरोजन? मैंने आपको बताया था, कोरोजन होने का वायुमंडल की नमी होती है, वायुमंडल की नमी और इलेक्ट्रोलाइट का छटकना, इलेक्ट्रोलाइट का छटकना, ये दोष इसलिए होता है। तो करना क्या चाहिए? करने का मतलब ये रहेगा कि इस दोष को दूर करने के लिए गर्म पानी करो और गर्म पानी टर्मिनल पर डालो, या गर्म पानी के कपड़े से टर्मिनल को साफ कर दो, और साफ करने के बाद क्या लिखेंगे? उस पर ग्रीस या वेसलिन की हल्की लेप कर देंगे। उस पर क्या करेंगे? टर्मिनल पर, कौन सी टर्मिनल पर? इस टर्मिनल पर, टर्मिनल पर क्या संयोजक बिंदु पर ग्रीस या वेसलिन का लेप कर देंगे। लेप करना चाहिए, गर्म पानी से साफ कर, गर्म पानी के कपड़े से साफ कर, उस पर लेप कर देना चाहिए ताकि टर्मिनल साफ हो जाए। ठीक है, और ये तो था आपका कौन सा दोष? कोरोजन दोष। अब देखो, इस दोष से, ये दोष 4 मेन दोष पढ़े आप लोगों ने, इनसे क्या होगा? एक तो होगा एक दोष और क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है। अब इंटरनल शॉर्ट सर्किट के मैंने आपको बताया 2 कारण थे, एक तो प्लेटों का झड़ना, समझना, प्लेटों का झड़ना, और दूसरा बकलिंग। इनका समाधान किया, लेकिन इंटरनल शॉर्ट सर्किट फिर भी हो सकता है। पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट लिख लेना, आंतरिक लघु परिपथ, आंतरिक लघु परिपथ, इसको कहेंगे इंटरनल शॉर्ट सर्किट। ये दोष भी हो सकता है। कब? जब बैटरी के दोनों टर्मिनल आपस में मिल जाएंगे किसी बिना बाहरी परिपथ के से, बिना किसी बाहरी परिपथ के, और ये दोनों टर्मिनल आपस में मिल जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं? इंटरनल शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। इससे होगा क्या? इससे ईएमएफ का मान का लिख लेना, इससे ईएमएफ का मान कम होगा, और फुल चार्ज बैटरी होगी तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी,
और यदि डिस्चार्ज चार्ज भी लगाओ तो तुरंत चार्ज हो जाएगा, आपको पूरी चार्ज का इंडिकेशन दिखाएगी। इसका मतलब क्या है कि बैटरी में इंटरनल शॉर्ट सर्किट है। आप देखते हो कि कभी मोबाइल की बैटरी आती है, आप लगाते हो तो फुल चार्ज हो जाती है, 1-2 मिनट काम मिले तो डिस्चार्ज हो जाती है। इसका मतलब फुल चार्ज दिखाती है, डिस्चार्ज तुरंत हो जाती है। ये कौन सा दोष हो सकता है? इसको कहते हैं इंटरनल शॉर्ट सर्किट। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि बैटरी का तुरंत चार्ज होना और तुरंत डिस्चार्ज होना निम्न में से किस दोष के कारण होता है? इंटरनल शॉर्ट सर्किट के कारण, आंतरिक लघु परिपथ के कारण होता है। तो क्या करेंगे इससे? बैटरी में क्या होगा? सेपरेटर, मिड स्पेस, इलेक्ट्रोलाइट, इन सबको बैटरी में जो सेपरेटर लगाएंगे उनको, बीच में स्पेस लगाते हैं उनको, इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा यूज करने की आवश्यकता है तो दोबारा यूज करेंगे और बार उसको बदल देंगे। यही एक सबसे अच्छा कारण है। और ज़्यादा प्लेटें मुड़ गई हैं तो बदल देंगे उसको। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक और आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आता है इलेक्ट्रोलाइट की कमी, इलेक्ट्रोलाइट में हानि होती है। अब कैसे होगी देखो। इलेक्ट्रोलाइट में हानि तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जैसे सेडिमेंटेशन दोष बताया था, उसमें क्या था कि आसुत जल का ही प्रयोग करना चाहिए। आसुत जल का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का टॉपअप पूरा करेंगे। तो अब यदि टॉपअप पूरा नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का कम होना इलेक्ट्रोलाइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल सही नहीं होना दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे सारे दोष उत्पन्न, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रोलाइट रखना चाहिए? तो प्लेट से, जो भी प्लेट होगी, ये प्लेट है नहीं, जैसे प्लेट आ गई, प्लेट जो भी प्लेट का जो लेवल होता है, प्लेट की जो एक लंबाई होती है यहाँ तक, जैसे कि प्लेट की लंबाई है, टर्मिनल निकाल दी, प्लेट की लंबाई ये है, तो प्लेट से 10 mm से कम या अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 10 mm ये है तो 10 mm से, जैसे प्लेट ये आ गई यहाँ पे, 10 mm से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा प्लेट से 10 mm से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो काफी बार क्वेश्चन आया है कि प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा कितनी रखनी चाहिए? 10 mm से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। क्या होगा? बैटरी में धारा का मान कम हो जाएगा, बैटरी में EMF का मान कम हो जाएगा, कंटेनर में छेद होने की संभावना रहती है। ठीक है ना? और इससे देखो क्यों होता है इलेक्ट्रोलाइट के मान कम क्यों होता है? कंटेनर में कहीं छेद हो सकता है, कवर का फिट सही नहीं होता, कि वो पर जो कवर लगाते हैं वो उनका फिट सही नहीं होता है, इस प्रकार ये, और एक हाइड्रोजन गैस से पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। ये कंडीशन आती है। ठीक है, ये तो था। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम होता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके छोटे छोटे कारण। एक तो था इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल शॉर्ट सर्किट, और ये था लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कमी होना। इलेक्ट्रोलाइट की कमी होता है तो किस प्रकार पूरा करेंगे? आसुत जल का प्रयोग करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करके 10 mm से ऊपर नहीं जाएंगे और 10 mm से नीचे नहीं करेंगे, अन्यथा ये दोष उत्पन्न हो जाएगा और बैटरी खराब हो जाएगी आप लोगों की। तो 4 मुख्य दोष और 2 छोटे दोष, इनमें से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आया, नहीं आया, कितना समझ में आया, और यदि पसंद आया, यदि आपको समझ, अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।